हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एट्थ क्लास ज्योग्राफी का। जो एट्थ क्लास चल रहा था, एट्थ क्लास का ज्योग्राफी, उसका थर्ड चैप्टर है हमारा। ये उसका सेकेंड पार्ट है, खनिज और शक्ति संसाधन का सेकेंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग खनिज के प्रकार के बारे में पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर, कि खनिज का वितरण कहाँ कहाँ है। भारत के अंदर देखिए तो खनिज कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खनिज पाई जाती है, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत में खनिज का वितरण कहाँ कहाँ पे है। तो मेनली जो लोहा है वो आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं। ये जो सारे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो लोहा जो है वो आपका झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सब मेन स्टेट है जहाँ पे आपका लोहा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है खनिज बॉक्साइट। ये आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा आपका जो खनिज है वो किस जगह पे पाए जाते हैं। अभ्रक जो है वो मेनली बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। भारत को विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है। ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि अभ्रक का उत्पादक और निर्यातक देश किसका प्रथम स्थान है, तो वो है आपका भारत का। सबसे अधिक मात्रा में भारत में अभ्रक का उत्पादन और निर्यात दोनों होता है। अभ्रक का उत्पादन भी होता है प्लस निर्यात, निर्यातक देश है। ये दो जगह पे होता है। अगला हम देखेंगे कि तांबा कहाँ पे पाए जाते हैं। तो तांबा आपका राजस्थान, एमपी, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मैग्नीज जो है वो आपका महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। सोना के बारे में ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि सोना कहाँ पे पाया जाता है। तो भारत में जो मेन सोना का ये जगह है वो है कर्नाटक में कोलार। सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है, कोलार जगह है। कर्नाटक, आपका जो कर्नाटक स्टेट है वहाँ पे कोलार एक जगह है जहाँ पे सोने की खान के लिए ही ये जगह प्रसिद्ध है। नमक, फिर नमक में भी भारत जो है वो अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। नमक, नमक का उत्पादक और निर्यातक देश है, प्लस निर्यात, ये दोनों चीज यहाँ पे होते हैं। अगला देखते हैं कि जो राजस्थान के सांबर झील है, वे नमक के उत्पादन के लिए सबसे अधिक वहां पर किया जाता है, राजस्थान के सांबर झील में। अगला देखते हैं कि ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि खनन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, जो हमारा खनिज पदार्थ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी खनिज है वे आपके एक कच्चा रूप में ही हम लोग प्राप्त करते हैं। उसको रिफाइन कैसे कैसे किया जाता है, निष्कर्षण किस तरह, आप जानते हैं कि जो भी खनिज पाया जाता है वो कहाँ पे उपलब्ध होता है, तो वो धरती के अंदर सैलों के बीच में पाए जाते हैं। उन सैलों से किस तरह से इन खनिजों को बाहर निकाला जाता है, निष्कर्षण कैसे किया जाता है, उसके तीन प्रोसेस है। जो पहला होता है खनन, ये पहला है आपका खनन, दूसरा प्रवेदन करके, तीसरा आखनन करके। तो खनन का मतलब होता है खोद के निकालना। तो ये सबसे इसके भी दो पार्ट है। एक तो होता है विवृत खनन, दूसरा है कुपिक खनन। जो विवृत खनन होता है वो किस तरह का खनन है और कुपिक खनन किस तरह का है, तो अब एक एक करके हम ये दोनों प्रकार को देखते हैं। ये इसके बारे में हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो ये विपरीत खनन होती है वो किस तरह की होती है। इसमें जो खनिज पदार्थ हम लोग निकालते हैं वो सतह के, मतलब धरती की कुछ ही गहराइयों में से खुदाई करके इसको निकाला जाता है। कुपिक खनन जिसके लिए अंदर तक खुदाई की जाती है, एक तरह से ड्रिल करके उसकी खुदाई की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, कुपिक खनन कहते हैं। और आखनन ये भी एक खनन का प्रकार है, ये भी सतही खनन होता है। भूपृष्ठ के कुछ ही नीचे जाने पे ये खनिज पदार्थ को निकाला जाता है, धरती के ज्यादा गहराई पे नहीं, सतह के ही पास से
ये खनन किए जाते हैं। तो ये आपका 3 टाइप हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे शक्ति, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा शक्ति के संसाधन का स्रोत कौन कौन सा है? ऊर्जा को ही हम लोग शक्ति कहते हैं। अब ऊर्जा से ही हम लोग हर चीज को चलाते हैं। एनर्जी से ही हम लोग का जो संसाधन है उसको हम किस तरह से चलाते हैं, और उसका स्रोत कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखें कि ऊर्जा के संसाधनों को 2 स्रोतों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन सा स्रोत है? तो पहला जो है वो है आपका परंपरागत स्रोत, दूसरा है आपका गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो काफी पहले से एक परंपरा के रूप में बहुत पुराने समय से जो चले आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये परंपरागत स्रोत है। तो इसमें कौन कौन से स्रोत आते हैं? तो इसके अंदर इसे गैर नवीकरणीय स्रोत भी माना जाता है। परंपरा से चले आने वाले में कि पुराने टाइम से ही ये इन स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक पुराने तरीके से जो इसको हम इस्तेमाल में ला रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत। ये हमारा कैसा स्रोत कहलाता है? ये गैर नवीकरणीय स्रोत भी कहलाता है। दूसरा जो है गैर परंपरागत स्रोत, जो इसे नवीकरणीय स्रोत व अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी माना जाता है। इन स्रोतों का ये नया नया है, क्योंकि अब परंपरागत जो स्रोत हमारे थे वो कैसा था? ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता था। जैसे परंपरा से एकदम पुराने टाइम से जो हमारा एनर्जी, जो ऊर्जा का स्रोत क्या था? लकड़ी माना गया था, लकड़ी था। लकड़ी को जला लकड़ी को जला के हम लोग अपना काम करते थे। लकड़ी पे ही खाना बनाने का काम किया जाता था। ये सब क्या था? पुराने स्रोत थे। ये अगर देखा जाए तो ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आप लकड़ी के लिए क्या करेंगे? वनों को काटेंगे। लकड़ी को जलाने से क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। स्वास्थ्य के लिए ये क्या है? हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है, पर्यावरण हितैषी नहीं माना जाता है। इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा अगर हम देखें तो जो हमारा गैर नवीकरणीय स्रोत है, जो हमारा गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत मतलब जो अब नए परंपरा के हिसाब से जिसको हम बना रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? नवीकरणीय स्रोत भी कहलाता है। ये नवीकरणीय स्रोत भी है। ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल होता है। ये अनुकूल होता है। इसमें हम लोग जो यूज करते हैं, कौन कौन सा एनर्जी यूज करते हैं? जैसे पवन ऊर्जा हो गया आपका। उसके बाद पवन ऊर्जा, जल, आपका ज्वारीय ऊर्जा हो जाता है। ये सब, इन सब ही का इस्तेमाल हम एनर्जी के ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो ये क्या है? ये पर्यावरण के अनुकूल है। पवन से हम पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं, ज्वारीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, ये ज्वार भाटा से तैयार किया जाता है। तो इन सब चीजों का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पृथ्वी पर परिपक्व अवस्था के स्रोत है। ये परिपक्व अवस्था के, इसका ये मैच्योर्ड हो चुका है। ये अगर एक बार खत्म होगा तो दोबारा से इसका पुनः नवीकरण करना मुश्किल होता है, पुनः प्राप्त करना मुश्किल है, या इसको पुनः प्राप्त करने में काफी लंबा समय लग सकता है। इसको पुनः प्राप्त करने में लंबा टाइम लगता है। ये पृथ्वी पर प्रारंभिक अवस्था में ही के स्रोत है। नेक्स्ट अगर देखें तो इसका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः ये भविष्य में समाप्त भी हो सकता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब कैसा संसाधन है जो भविष्य में जाके खत्म भी हो सकता है।
लेकिन इनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अतः ये स्रोत क्या है, भविष्यगामी है, क्योंकि हम जानते हैं पवन ऊर्जा जो है, पवन जल, ये सब क्या है हमारा अस्थाई और असीमित मात्रा में उपलब्ध है, असीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में ये उपलब्ध है। दूसरा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो जैसे इसका एग्जांपल आपका हो जाता है कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। इन सभी चीजों का जो हम इस्तेमाल करते हैं ये परंपरागत स्रोत के रूप में, ये सब क्या है भविष्य में भी खत्म हो सकता है। कोयला है, खनिज है और प्राकृतिक गैस है। लेकिन दूसरा एग्जांपल अगर देखें गैर परंपरागत स्रोत का, तो उसमें आ जाता है आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि। ये ऊर्जा के स्रोत जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जैसे हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधा या जीव जंतु का जो बहुत सारा पार्ट जो धरती के अंदर दब जाता है, सैलों के अंदर दब जाता है, तो वही क्या बनता है, जीवाश्म ईंधन बनता है। अतः पृथ्वी पर अवसादों के रूप में ये प्राप्त होता है। लेकिन ऊर्जा की ये स्रोत प्राकृतिक अवस्था के हैं, अतः ये मुक्त अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। जो एक और पॉइंट है आपका जो परंपरागत स्रोत के, तो वो अवसाद के रूप में, जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। तो उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो उनको खुदाई करके, जो पेट्रोलियम है हमारा, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है, इनको अवसादों के रूप में ही हम प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, खुदाई करना पड़ता है। तो इसके लिए ज्यादा पर्यावरण का नुकसान भी होता है। लेकिन जो हमारा गैर परंपरागत स्रोत है, उसके लिए हमें अलग से खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा पवन है, जो हमारे सौर ऊर्जा है, उसी का हम लोग एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जो परंपरागत स्रोत है उनमें कौन कौन सा आता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कोयला। तो कोयला किस चीज से हम तैयार करते हैं, तो ये लकड़ियों से तैयार होता है। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाले ईंधन है। अगर हम गैर परंपरागत स्रोत के रूप में देखें, तो ये सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल सभी उद्योगों में किया जाता है। कोयला का इस्तेमाल ये सबसे अधिक पाया जाता है, अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल उद्योग में किया जाता है। उसके लिए जो आपका रॉ मटेरियल होता है, जो भी कच्चा अ, उसका सामग्री होता है, तो वो क्या है, आपका कोयला होता है। अब कोयले के प्रकार को देखें, तो कोयला चार, मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो एक हो गया आपका एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। कोयले से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, विद्युत तैयार किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा के इस रूप को तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है, उसको तापीय ऊर्जा भी कहा जाता है। ये सब किस चीज से तैयार होता है, ये कोयले से ही तैयार किया जाता है। अगला देखते हैं कि कोयला कहाँ पर पाया जाता है। तो कोयला हमारे अगर भारत में देखें, तो कोयला आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के राज्य में अधिक उत्पादन होते हैं। विश्व में अगर कोयले का उत्पादक देश देखे, तो सबसे पहला नंबर चीन का आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस और फ्रांस, ये सारे देश में कोयले पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा परंपरागत स्रोत है वो हमारा है पेट्रोलियम पदार्थ। ये काले द्रव के रूप में गाढ़े द्रव्य पदार्थ को पेट्रोलियम कहा जाता है। यह सैलों की परत के मध्य में पाया जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो सैल है, जो चट्टाने हैं, उसके बीच में ये द्रव, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो कैसा होता है, ये काले द्रव के रूप में होते हैं, द्रव के रूप में होते हैं। इसको हम प्रवेधन की सहायता से इसको हम बाहर निकालते हैं। इनके मध्य में पाया जाता है, इसको खनिज के निष्कर्षण के थ्रू हम इसको बाहर निकालते हैं।
पृथ्वी पर पेट्रोलियम और इससे बनने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। ये एग्जाम में आपके लगभग बहुत टाइम बार पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो बहुत जगह आप लोग कंफ्यूज होकर वहां पे कोयला कर देते हो, कोयला। ये गलत आंसर है। कोयला नहीं, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है और इससे बने उत्पादों को कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत मूल्यवान होता है। पेट्रोलियम पदार्थ को बैरल में मापा जाता है। इसको किस यूनिट में मापा जाता है? तो इसको बैरल में मापा जाता है, बैरल में मापा जाता है। और एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। विश्व में पेट्रोलियम का उत्पादक मुख्य देश कौन कौन सा है? तो विश्व में ईरान है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ये सब जो देश है ये मुख्य तेल के उत्पादक देश है, मुख्य तेल उत्पादक देश है। विश्व में पेट्रोलियम की निगरानी के लिए एक संगठन तैयार किया गया था, क्योंकि ये काफी कीमती चीज है। इसकी खुदाई कैसे होगी, ये कहाँ पाए जाते हैं, उस पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए एक संगठन तैयार किया गया था, जिसका नाम है ओपेक, जो कि 1961 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में स्थित है ये। नेक्स्ट हम देखें पॉइंट, तो ये है कि भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है पेट्रोलियम का? तो वो आ जाता है आपका बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिगबोई, ये छत्तीसगढ़ में है। कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी का बेसिन जो है, बेसिन, ये सब आपके बाड़मेर इत्यादि ये जो क्षेत्र है, ये आपके पेट्रोलियम के उत्पाद का सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र सब है, जिसमें बॉम्बे हाई आ जाता है, डिगबोई आ जाता है, कृष्णा गोदावरी का बेसिन, ये सब आ जाता है। बॉम्बे हाई जो है महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगर सबसे अधिक, सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र पूछा जाए तो वो कौन सा है? हमारा बॉम्बे हाई है। भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? तो वो जामनगर, गुजरात में स्थित है। थर्ड जो हमारा परंपरागत स्रोत है वे है प्राकृतिक गैस। ये कैसे, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। जहां से हम पेट्रोलियम निकालते हैं उसी के निक्षेप में आपका प्राकृतिक गैस भी उसमें शामिल रहता है, और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। जो अपरिष्कृत, जो बिना रिफाइन किया हुआ जो तेल होता है, जब उसको हम पेट्रोलियम जिसको हम कहते हैं, जब उसको धरातल पर लाया जाता है तो उसमें ही आपका गैस भी उपलब्ध होता है, प्राकृतिक गैस भी उसमें ही मिक्स होता है, उसके निक्षेप के साथ ही ये पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी गैस। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में इसका जो मुख्य क्षेत्र है कौन कौन सा है? तो भारत में जैसलमेर और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का संसाधन उपलब्ध होता है। गैर परंपरागत स्रोत के बारे में अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कैसे स्रोत हैं? ये अब नए समय में हम लोग जो नए तरीके से जो संसाधन, ऊर्जा ऊर्जा को खोजे हैं, ऊर्जा के संसाधन को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग जानते हैं जो परंपरागत, जो परंपरा से चली आ रही है जो स्रोत, वो हमारे प्रकृति के लिए भी उपयोगी नहीं है। इसलिए अब जो गैर परंपरागत स्रोत को खोजा गया है तो वो क्या है? पर्यावरण के हितैषी है, पर्यावरण के अनुकूल है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जल विद्युत ऊर्जा, जल से किस तरह से ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है। तो जल विद्युत मुख्यतः बांध के द्वारा उत्पादित किया जाता है। जो एक ऊपर ऊंचाई से जब हम पानी नीचे की तरफ गिरती है, जब जल गिरता है, उस पे क्या होता है कि बांध बना के उसको गिराया जाता है,
उससे बिजली पैदा किया जाता है। तो ये हमारा जल विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विश्व ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो है ना, वो हमारा जल विद्युत से ही उत्पन्न किया जाता है। सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत कौन सा है गैर परंपरागत स्रोत में? तो वो आपका जल विद्युत ऊर्जा है। जल विद्युत ऊर्जा, ये कितना भाग है? तो ये टोटल एनर्जी का 1/4 भाग पैदा किया जाता है, इससे हिस्सा इससे पैदा किया जाता है। और विश्व में पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश आपका नॉर्वे है। ये एग्जाम में भी पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है आपका। किस पहला देश कौन सा है जो जल विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया था? तो वो है आपका नॉर्वे। दूसरा अगर हम देखें तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सौर ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल का निर्माण किया जाता है। सौर ऊर्जा जो सूर्य से आने वाली जो किरण होती है, जो सन का लाइट होता है ना, उसमें काफी एनर्जी होता है। उसको हम क्या कहते हैं? एक सोलर पैनल पे उसको कन्वर्ट करते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है, ये सौर पैनल है। सौर पैनल, इससे कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा को बनाते हैं, ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है। तीसरा आ जाता है कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में क्या होता है कि वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से प्राप्त वायु का उपयोग पवन ऊर्जा के रूप में किया जाता है। हम जानते हैं कि जो हमारे पर्यावरण में हर जगह पवन वायु उपलब्ध है, और उस वायु का अब हम इस्तेमाल पवन ऊर्जा के रूप में करने जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा कौन सा है? तो स्कॉटलैंड है। तो ये दोनों ही क्या चीज से बनाया गया? जो ये आपका स्कॉटलैंड का जो बस अड्डा है, वो विश्व का प्रथम है जो सूर्य सौर और पवन दोनों से ही चलाए जाते हैं। भारत में अगर कोचीन शहर जाने तो वो सौर शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सोलर पैनल का यूज किया जाता है, सौर ऊर्जा का यूज किया जाता है। चाहे वहाँ पे जो भी वाहन हो या जो भी फैक्ट्रीज होती है, उसमें क्या है? सोलर सोलर सिस्टम का ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अगला आ जाता है परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव जिसे जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे यूरेनियम हो गया, आपका थोरियम हो गया, कि परमाणुओं के केंद्रन में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। इन दोनों जो आपका रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, आपका यूरेनियम और थोरियम के जो केंद्र में परमाणु जो एनर्जी उपलब्ध होती है, उससे प्राप्त किया जाता है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। लगभग देखें तो ये हर चीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत में अगर यूरेनियम अल्प मात्रा में उपलब्ध है, भारत की अगर बात करें तो यूरेनियम की मात्रा बहुत सीमित है, जबकि थोरियम जो है कि उत्पादन में भारत क्या है? विश्व में अग्रणीय देश है। थोरियम का उत्पादन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। थोरियम हमारे का विशाल मात्रा कहाँ पाया जाता है भारत में? तो वो है आपका केरल की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा जाता है कि थोरियम कहाँ पे मिलता है आपका भारत में? थोरियम ये केरल में मिलता है, केरल के मोनोजाइट मोनोजाइट बालू में मिलता है। अब केंद्र देखते हैं कि परमाणु केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है। ये भी एग्जाम में आता है, इसलिए एक बार आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है आपका। कि जो तारापुर परमाणु केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। काकरापारा परमाणु केंद्र वो आपका गुजरात में है। नारौरा जो है, नरोड़ा वो आपका उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा आपका राजस्थान में है।
कुछ कुछ नाम के कॉमन से आप याद कर सकते हैं, जैसे रावत भाटा राजस्थान में हो जाएगा, कलपक्कम हो जाएगा आपका केरल तमिलनाडु में, कैगा आपका कर्नाटक में, और कुर्नल कुलम आपका तमिलनाडु में। तो ये सब हमारा परमाणु केंद्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। इसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। भू मतलब क्या होता है, भूमि। भूमि के अंदर की जो ताप होती है, जो टेम्परेचर होती है, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर है, अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा तापमान होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है पृथ्वी के अंदर। तो ये जो टेम्परेचर है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करके ऊर्जा तैयार करते हैं। जैसे जो ताप ऊर्जा पृथ्वी के से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा है, अमेरिका में इसका संयंत्र लगाया गया है। भारत में अगर भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो वो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूर्वा घाटी में स्थित है। ये आपके एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान रखें कि भारत में अगर पूछा जाएगा तो ये दो जगह पे स्थित है, जहां से आपका भूतापीय एनर्जी जो है, भूतापीय ऊर्जा है, उसको प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। वो है आपका, एक तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है जगह, और लद्दाख में आपका पूर्वा घाटी में स्थित है। ज्वारीय ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये ज्वार भाटा जो हमारे समुद्र में जो ज्वार भाटा उठती है, उससे उसमें एक टरबाइन लगा के उसको उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे देखिए कि ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में कुछ ही खाड़ी है जहाँ जहाँ पे ज्वारीय क्षेत्र है। भारत में कौन कौन सा है, तो ये आपका एक आ जाता है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बायोगैस का। बायोगैस आप जानते हैं कि किसे कहते हैं, तो ये क्या है, जैविक अपशिष्ट से बनाया जाता है। जो जीव जंतु का अ, बचा हुआ पार्ट होता है जीव जंतु का, उस सब चीजों से बनाया जाता है, अपशिष्ट पदार्थों से बनाया जाता है। जैसे आपका मृत पौधा हो गया, या जंतुओं के अपशेष हो जाता है, या पशुओं का गोबर हो जाता है। ये रसोई के अपशिष्ट, जो भी सड़ा हुआ चीज होता है ना, उसको गला के उसको बनाया जाता है, गैसीय ईंधन में बदलकर बनाई जाती है। तो बायोगैस में अगर मेन गैस देखे तो कौन कौन सा मिलता है, तो वो मीथेन है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ये दो गैस का मिश्रण होता है बायोगैस। इसका उपयोग मुख्यतः खाना बनाने हेतु किया जाता है, रसोई में इसका इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस का। तो ये आपका टोटल आपका ये चैप्टर था जो अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये खनिज और शक्ति संसाधन के ऊपर था। और जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो देखेंगे वो आपका कृषि चैप्टर का होगा। ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि इससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। परंपरागत स्रोत के बारे में, नवीकरणीय स्रोत, इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो आपका होगा कृषि चैप्टर का। तो तब तक के लिए धन्यवाद।